नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश बरेली नाम तो आपने सुना होगा इस जिले का। इस जिले से ठीक थोड़ी ही दूरी पर एक इलाका पड़ता है। उस इलाके के रहने वाले अवधेश, जिनकी उम्र यही कोई 40 से 41 साल और इनकी एक पत्नी जिनका नाम मधु, उम्र यही कोई 36-37 साल बताई जा रही है। दरअसल करवा चौथ का दिन होता है और मधु पूरी खुशी खुशी से करवा चौथ को एंजॉय कर रही थी कि आज पति के साथ पानी पिया जाएगा, इनके लिए व्रत हूँ, खूब खुशी होगा, तरह तरह की फीलिंग्स सजाए हुई थी। लेकिन फिर जो पति के साथ और पत्नी के बीच में और फिर पत्नी के प्रेमी के बीच में जो होता है, शायद उसे सुनने के बाद ना आपका कलेजा हिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। अवधेश की जिंदगी की जो शुरुआत होती है ठीक ठाक थी, पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन वगैरह कर करके एक अच्छा जॉब करना चाहते थे, लेकिन अवधेश जॉब नहीं कर पाए क्योंकि जीवन में सबके जॉब नसीब नहीं होता है। लेकिन अवधेश के जो माता पिता थे अवधेश को बहुत मानते थे। इनका ये मानना था बेटा जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ, बिजनेस कर लो, तरह तरह की चीजें कर लो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ट्राई करो। लेकिन अवधेश कहता माँ देखो अगर जॉब मुझे मिलेगी तो सरकारी मैं करूंगा, प्राइवेट में मैं जॉब नहीं करूंगा। फिर अवधेश के पिता थोड़े पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति थे, समाज में बैठने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा देखो अवधेश बेटा, अब शादी की एज तुम्हारी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, हम लोगों का भी बुढ़ापा आ चुका है, तो जल्द से जल्द जिम्मेदारी उठा लोगे, शादी विवाह हो जाएगी, वंश को आगे बढ़ाओगे, हम लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं, सारी जिम्मेदारी तुम्ही को उठानी है। तो तुम सोच समझ लो, जो तुम बिजनेस कहो वो बिजनेस मैं करा दूंगा, चाहे मुझे एक आध बीघा खेत कहीं बेचना ही ना क्यों पड़ जाए। अवधेश जब अपने बाप की जुबान से ये बात सुनता है तो इसके दिल में एक उम्मीद जग जाती है। 2-3 दिनों के बाद लगातार इधर उधर बात करने पर, दोस्तों से बात करने पर, मार्केट में चीजों को देखकर विचार करने पर इसको समझ में आया कि अच्छा खासा जूते चप्पल का शोरूम डाला जाए। फिर ये अपने पिता से कहता है कि बरेली शहर के अंदर मैं एक कमरा ढूंढ लूंगा, अच्छा खासा रेंट पे मुझे मिल जाएगा, 1 लाख रुपया डिपॉजिट लगेगा और महीने का जो भाड़ा होगा यही कोई 10 से 12 हजार रुपया होगा और जूते चप्पल का बढ़िया ब्रांडेड शोरूम डाल दूंगा तो अच्छी खासी कमाई होगी। अवधेश के पिता कहते हैं देखो बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम डालना चाहते हो बिल्कुल बेशक शोरूम डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मेरी धरी पूंजी है वो भी मैं लगा दूंगा, सब तुम्हारा ही तो है। ये सारी बातें बाप और बेटे में होते हैं। उसके बाद शोरूम का काम धाम चालू हो जाता है। उसके बाद शोरूम के लिए माल वगैरह सब आ जाता है बाहर से, सब कुछ लगाकर सजा धजा कर एक आदमी रखता है अवधेश। उसी आदमी को बैठकर ये दोनों लोग दुकान को रन कर देते हैं। धीरे धीरे करके 4 साल गुजर गया। 4 साल में सच में दुकान की कमाई इतनी अच्छी खासी होने लगी कि अब अवधेश के पास 3 वर्कर काम करने लगे। कमाई इतनी अच्छी होने लगी कि अब घर में कोई भी व्यक्ति ना कमाए, सिर्फ अवधेश ही अकेला पूरे परिवार को चला सकता था। अब ये सारी चीजें देखने के बाद अवधेश के माता पिता के अंदर एक अलग जुनून जगा। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जो मकान है ये पुराना हो चुका है, थोड़ी दूर पर अपना एक अच्छा खासा गांव के फ्रंट पर एक जगह है, वहां पे एक अच्छा नया मकान बनवाते हैं नए डिजाइन से। अवधेश भी कुछ बैंक से लोन अप्लाई करता है, कुछ पैसा कमा धमा के रखा हुआ था, कुछ रिश्तेदारों से और साथी संगातियों से उधार लेता है और एक अच्छा खासा मकान अपने हिसाब से बनवा डालता है। मकान जब सब कुछ दिनों में बन के तैयार हो गया, अब अवधेश के शादी की बात चलने लगी। अवधेश के पिता ने कहा एक अच्छी खासी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, बीए एमए तक की है और नाम उसका मधु है, बहुत सुंदर है देखने में। अवधेश कहता है ठीक है फोटो मंगवाओ। फोटो वगैरह आता है, अवधेश भी पसंद कर लेता है। उसके बाद दोनों को देख दिखैया कराया जाता है, वहां पे भी दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अवधेश और मधु पसंद जब कर लेते हैं फिर शादी की बात चलती है, सब कुछ हो जाता है, शादी विवाह हो गया, सुहाग रात के रस्म अदा भी हो चुके थे, सब कुछ फाइनल हो गया। धीरे धीरे करके साल गुजर गए। उन सालों में अवधेश का एक बच्चा भी जन्म ले लेता है। सब कुछ बहुत ठीक था। अब धीरे धीरे करके कई बार करवा चौथ का दिन आया गया, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक करवा चौथ कुछ अलग ही था अवधेश के जीवन में। अवधेश गांव के बाहर जो मकान बनवाया हुआ था, अवधेश की पत्नी और बच्चा, और रात में अवधेश जब दुकान से आ जाता था तो वहीं पे ये तीनों लोग रहते थे। बाकी जो गांव का पुराना मकान था, यहाँ पे कुछ पशु वगैरह थे, तो अवधेश के माता पिता वहीं पर खाना पानी खा करके उस नए मकान से पुराने मकान पे आ जाते थे। यहीं पर ये लोग सोते थे और पशुओं को देखते थे, बस यही काम था इनका। उसके बाद फिर सुबह सोकर उठ के जाते थे, उसके बाद उसी नए घर पे नहाते धोते खाना वाना खाते, फिर पुराने मकान पे चले आते। बस प्रोसेस यही चल रहा था। फिर जिस दिन करवा चौथ था, अवधेश की पत्नी जो मधु थी, उसके जीवन में कई सालों से एक लड़का था, बिना शादीशुदा लड़का।
क्योंकि अवधेश की पत्नी मधु से बहुत बेइंतहा प्यार करता था और मधु भी उससे बहुत प्यार करती थी। माना तो ये भी जाता है कि करवा चौथ का जो व्रत मधु ने रखा था वो व्रत किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेमी के लिए रखा था, पति अवधेश के लिए नहीं, क्योंकि इस बार का करवा चौथ मधु के जीवन में अंधेरा लाने वाला था। रात होती है, जब 8 बजने वाले थे, मधु फोन करती है अवधेश के पास और कहती है रात आज काफी हो गए, त्योहार ऐसा है, पूरी तैयारी आप ही की, आप ही भूल गए, आपको शायद याद नहीं है, आज करवा चौथ है। तब तक अवधेश कहता है क्या करूं, बहुत परेशानी है, माल आया है बाहर से, उसको मिलवाना है, देखना है, लगवाना है, तीनों लोगों को रोक दिया हूं, कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द माल लगवा कर मिलवा करके मैं जल्द से जल्द आ जाऊं। ये सारी चीजें चल रही थी तो मधु ने अपने ही दिमाग से सोच लिया, लगता है शायद 2 घंटे 2 ढाई घंटे तो लग ही जाएंगे उनको, अभी माल आया है, निकालेंगे मिलाएंगे 10 बज सकते हैं। उसके बाद मधु एक बार फोन और लगाती है कि तब भी बता दो टाइम कितना लगेगा। अवधेश कहता मान के चलो यही 10 तो बच ही जाएंगे। मधु कहती है ठीक है। उसके बाद मधु अपने प्रेमी को बुलाती है और प्रेमी को बुलाने के बाद कमरे में जा करके मधु अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही थी। मौज कर ही रही थी कि इधर अवधेश का मन दुकान पे नहीं लग रहा था, ये सोच रहा था आज करवा चौथ है, माल तो कल ही मिलवा लेंगे, छोड़ो जाने देते हैं, दुकान बढ़ा लेते हैं, ये सारी चीजें सोचकर मधु के पास बिना फोन किए वो घर की तरफ निकल देता है। घर पे आता है, बच्चा इसका सो चुका था। उसके बाद फाटक मेन खुला हुआ था, घर के अंदर एंट्री करता है। मधु को ये सारी चीजें पता नहीं थी, वो सिर्फ घड़ी के टाइम देख रही थी। घर के अंदर जाता है, जैसे किंडी को खटखटाता है तुरंत मधु के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उस कमरे से निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। जिस कमरे की किंडी को खिड़खड़ा रहा था अवधेश, वही एक ऐसा रास्ता था जहां से मधु और उसका प्रेमी निकल सकते थे। काफी मशक्कत के बाद अवधेश ने जब बहुत चिल्लाया, बहुत जोर जबरदस्ती किया, तब जाकर मधु ने उस दरवाजे की किंडी को खोला। खुलने के बाद जब अवधेश उससे सवाल करने लगा कि आखिर क्या कर रही हो कमरे में, इतना देर क्यों लग गया, तमाम प्रकार की बातें, मधु के सर से पसीने तक निकल रहे थे, जुबान उसकी लड़खड़ा रही थी, उसके पास शब्द नहीं थे कि अपने पति को किस तरीके से समझाए। कहीं ना कहीं अवधेश को बहुत कुछ सब समझ में आने लगा। अवधेश कमरे में चारों तरफ इधर उधर ढूंढने लगा, देखने लगा कि कोई तो कुछ तो बात है, कोई तो मामला है। जब देखता है तो देखता है कि पर्दे के पीछे खड़ा है एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 30-32 साल होगी। उस लड़के का बाल पकड़कर और बाहर लेके आता है और उससे पूछता है कि सच बता, तू है कहाँ का, तेरा नाम क्या है और कब से तुम दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा है। ये सारी चीजें पूछ ही रहा था कि वो लड़का रोने लगा, अवधेश का पैर पकड़ने लगा, मुझे माफ कर दो भैया, मैं नहीं जानता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे घर जाने दो, ये सारी चीजें करता। उसके बाद अवधेश घर में रखी एक रस्सी को ला करके उस लड़के का हाथ पैर बांधता। हाथ पैर बांधने के बाद पहले उसको पीटता है जितना पीट पाता है, और मधु को भी करवा चौथ के दिन ज्यादा पीटता है। पीटने के बाद गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है अवधेश का कि अब वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सका और उस लड़के का पहले तो हाथ काट देता है, काटने के बाद उसको फिर पीटता है, उसके कान के पास थोड़ा घाव कर देता है, उसके बाद अपने पत्नी को भी मारता है और उसके चेहरे पे भी घाव कर देता है। अब ये सारी चीजें वो कर ही रहा था कि उसको ये चीज समझ में आने लगा कि कहीं उससे बहुत बड़ा कांड तो नहीं हो जाएगा, बड़ा घटना तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस पहुंचती है, दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है थाने में। उसके बाद अवधेश वहां पहुंचता है थाने पर और वहां पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि मधु अवधेश को तो पसंद ही नहीं करती कई सालों से, सिर्फ घर वालों की मजबूरी की वजह से, बात करने की वजह से मधु ने अवधेश से शादी कर लिया था, जबकि मधु का इंटरेस्ट अवधेश में कभी था ही नहीं, वो कभी उसको पसंद ही नहीं करती थी। ये बात सुनने के बाद अवधेश के हाथ पैर तक कांपने लगा, वो परेशान हो गया। उसके बाद वहीं उसने मधु से कहा ठीक है, आज से तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं सौंपूंगा, तुम इस लड़के के साथ जहां जाना चाहते हो तुम जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी इस लड़के के साथ तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ। 10-20 हजार रुपया भी तुम्हें चाहिए तो बेशक तुम ले जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी ऐसी लड़की मेरे जीवन में ना ही रहे तो सबसे अच्छा है। पुलिस वालों ने भी अवधेश को काफी समझाया कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं भी रहना चाहती तो फिर क्या कर सकते हैं, जाने दो इसको, उसके हाल पे छोड़ दो, ये अपने प्रेमी के साथ ही रहे। उसके बाद मधु और जो मधु का प्रेमी था ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। मधु अपने माता पिता को हॉस्पिटल में बुलाकर पूरी सच्चाई बताती है और बताने के बाद यही कहती है कि अब वो अवधेश के साथ नहीं रहेगी, वो इस लड़के से प्यार करती है, इसी लड़के के साथ रहेगी। ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद अवधेश घर पे रहता है, अपने बच्चे के साथ खुश है।
2-3 दिन जो भी कुछ हुआ घटना को, इन 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मली चल रहा है। मधु और उसका प्रेमी अपने रास्ते, वो भी अपने रास्ते चले गए। दोस्तों आज की ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये भी कहानी एक जागरूकता के माध्यम से सुना रहा हूँ, ताकि आपके अंदर एक नॉलेज बढ़े, जागरूकता आए और आप समझ पाओ कि इस जीवन को जीने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। शायद सोचो, गुस्से में अगर अवधेश ने अपने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दिया होता या मार दिया होता, तो शायद आज अवधेश जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन उसने एक बढ़िया डिसीजन लिया और अपने पत्नी के प्रेमी को और पत्नी को उसने पुलिस के हवाले कर दिया, और जो न्याय उसको मिलना चाहिए था वो न्याय मिल गया उसको। दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी सच्ची कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।